हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का लेक्चर 80 है और इसी के साथ हमारा मॉडर्न फिजिक्स भी और सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर है इरोडोप सीरीज का और इसमें हम लोग इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर्स 6.231 टू 6.237, 6.239, 6.240, 6.249, 6.250, 6.252, 6.253, 6.256, 6.2582, 6.264 ये होगा। ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले एक काम करते हैं कि कोई ना न्यूक्लियर रिएक्शन, मान लो ये है बेटा, ये कई क्वेश्चंस में आएगा। मान लो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है A+B इक्वल टू, मान लो C+D है। अब इसको तुम जानते होगे, हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। और इसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। इस कंसेप्ट को हम कई जगह यूज करेंगे, ध्यान रखना। और इधर मान लो टोटल मास m1 है और बाइंडिंग एनर्जी E1 है। टोटल की बात कर रहा हूं। और इधर मान लो टोटल मास m2 है और बाइंडिंग एनर्जी मान लो E2 है। तो ध्यान से देखना, अगर तुम्हें एनर्जी रिलीज करनी है इस प्रोसेस में, एनर्जी रिलीज्ड, तो तुम जानते होगे जो एनर्जी रिलीज होगी उस केस में जो E2 होना चाहिए वो E1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन मास में उल्टा हो जाएगा। m1 m2 से बड़ा होना चाहिए। तो जो मास डिफेक्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, फिर m1 माइनस m2 होगा। और मासेस सब में AMU में ले रहा हूं, मान लो ये हो गया इतना। और एनर्जी रिलीज कितनी होगी, अगर तुम देखोगे तो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा E, जिसको हम Q भी कहते हैं ना कई बार, वो E2 माइनस E1 होगी। और या फिर डेल्टा M को EMU में लिख लेना और 931.48 इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोसेस में अगर आपको एनर्जी रिलीज करनी है तो ये होगा। लेकिन अगर तुम्हें ब्रेक करना है इसको, टू ब्रेक, पेरेंट न्यूक्लियाई, तो फिर सब उल्टा हो जाएगा ना। मतलब एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। क्यों? एनर्जी हैज टू बी गिवन। तो उसमें फिर उल्टा हो जाएगा, m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखना। और जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगा फिर m2 माइनस m1, इसको तो EMU में रख देना, इंटू 931.48, ये हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है
अगर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होनी है तो बाइंडिंग एनर्जी E2 ज्यादा होगी और मास M1 ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुम्हें पेरेंट को ब्रेक करना है, पेरेंट न्यूक्लियाई को मान लो ब्रेक करना है तुम्हें, तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर M2 ज्यादा होगा। और उस केस में M2 माइनस M1 को AMU में लिखना और उसको 931.48 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आगे कई प्रॉब्लम्स में हमें यूज करना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहले चलते हैं 6.231। देखो A1 रेडियो एक्टिव है, A2 रेडियो एक्टिव है, A3 लेकिन स्टेबल है, और A1 का डीके कांस्टेंट λ1 दिया हुआ है, A2 का डीके कांस्टेंट λ2 दिया हुआ है, और शुरू में केवल A1 था, बस हो गया, ठीक है ना। शुरू में केवल A1 था N0 के इक्वल। तो आपसे कहता है कि A3 के नंबर्स निकालने एट टाइम t। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। A1 रेडियो एक्टिव, A2 रेडियो एक्टिव, और उनके डीके कांस्टेंट्स λ1 और λ2 हैं, लेकिन जो 3 में कन्वर्ट हो रहा है फिर वो स्टेबल है। दूसरी बात, शुरुआत में केवल A1 था और उसके नंबर्स N0 थे, तो तुम्हें A3 के नंबर्स निकालने कितने होंगे। तो ये हो गया, देखो ये जैसे A1 हो गया, ये कन्वर्ट हुआ A2 में, और ये कन्वर्ट हुआ A3 में। अब t इक्वल टू 0 पे इसके नंबर्स N0 हैं, ये 0 है और ये 0 है, और t इक्वल टू t में इसके जो नंबर्स हैं N1 वो हो जाएंगे N0 e की पावर माइनस λ1 इंटू टी, और इसके जो नंबर्स N2 होंगे, ये अगर तुम्हें याद हो हमने क्वेश्चन नंबर 51 में फाइंड किए थे, लास्ट स्लाइड में। लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन 51 में हम ये निकाले थे N2 कितने होंगे, तो आपको N3 निकालना है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर्स तो N0 रहेंगे ना हमेशा। अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर्स N0 रहेंगे, तो N3 के नंबर्स कितने हो जाएंगे बताओ। जो है N3 के नंबर्स हो जाएंगे N0 में से N1 माइनस कर देना और N2 माइनस कर देना, तो ये टोटल नंबर्स हो जाएंगे। और N1 मैंने बता दिया, N1 कितने होंगे, N0 e की पावर माइनस λ1 इंटू टी, और N2 हमने क्वेश्चन 51 में लिया था लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है और फिर इसमें कन्वर्ट होता है, और स्टेबल दे रखा है, और पहले का डीके कांस्टेंट इतना दिया हुआ है और दूसरे का डीके कांस्टेंट ये दिया हुआ है। आपसे कहता है कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा एक्टिविटीज ऑफ B210, ये बोला है, और प्रिपरेशन ऑफ मास 1 मिलीग्राम ए मंथ आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर। तो सुनो, अगर आप ये वाले में देखोगे ना, तो इसमें मास नंबर अनचेंज्ड है। क्यों? इसमें मास नंबर अनचेंज्ड है, तो इसका अंदर जो पहली प्रोसेस है वो बीटा डीके है, पहली प्रोसेस है, ध्यान रखना बेटा। और उसके बाद देखो मास नंबर 4 कम हो गया है, मास नंबर 4 कम हो गया है, तो इसका मतलब दूसरा वाला फिर अल्फा डीके है। और
शुरू में कितने नंबर्स थे, एन नॉट कितने थे, देखो 1 मिलीग्राम, इसका मतलब 10⁻³ और इसको 210 से डिवाइड कर दो तो ये ग्राम मोल आ गए, नहीं है, ये आ गए ग्राम मोल। और इसको 6.02 इंटू 10⁻23 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये एन नॉट आ गए। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी रह गई जैसे पिछली वाली थी, मतलब तुम ये समझ लो कि ये A1 था, ये फिर A2 हुआ और ये फिर A3 में स्टेबल हो गया, बिल्कुल उसी टाइप की प्रॉब्लम है। और हमने t=t पे इसके नंबर्स निकाल लिए थे और इसके नंबर्स निकाल लिए थे, और मैंने तुम्हें बताया कि ये बीटा डीके है क्योंकि मास नंबर अनचेंज्ड है, और ये अल्फा डीके है क्योंकि दूसरी प्रोसेस में तुम्हें दिख रहा होगा मास नंबर 4 कम हो गया। क्यों 4 कम हो गया? तो ये बताओ इसकी जो एक्टिविटी होगी ए बीटा, ये एक्टिविटी को कई बार आर से भी दिखाते हैं, आर बीटा, तो ये इतना नहीं हो जाएगा, देखो λ1 इंटू n1, ये हो गई, बस हो गया। और इसी टाइप से इसकी जो एक्टिविटी आ गई ए बीटा या आर बीटा, सॉरी आर अल्फा है, ये हो जाएगी λ2 n2 आ जाएगी। लेकिन ये एक्टिविटी तुम्हें किस टाइम पे निकालनी है? आपको 1 महीने बाद निकालनी है। क्यों? तो जो टाइम रखोगे वो 1 मंथ रखो। क्वेश्चन 51 जरूर देख लेना इससे पहले वीडियो में, क्योंकि उसमें हमने n2 बताया था कैसे निकालोगे आप, समझ गए ना? इससे पहले वीडियो में हमने n2 निकाला था कि n2 कैसे निकालोगे। तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। 1 मिलीग्राम BI 210 था, तो 10⁻³ ग्राम था, उसको 210 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बन जाएंगे, और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एन नॉट बन गए, जो पिछली प्रॉब्लम्स में चल रहे थे। इस इक्वेशन में फर्स्ट में मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो वो बीटा डीके रहा होगा, दूसरे में मास नंबर 4 डिक्रीज कर गया है तो इसका मतलब अल्फा डीके रहा होगा। अब तुम्हें बीटा डीके और अल्फा डीके की एक्टिविटी फाइंड करनी थी, तो सीधे लैम्डा इंटू एन के इक्वल रख दोगे, ये क्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो सिंपल है, इसमें से 5 अल्फा डीके हुए और 4 बीटा डीके हुए, तो क्या बना कह रहा है? मान लो x मान लेता हूं, ठीक है। अब सुनो, 5 अल्फा डीके हुए तो इसका मतलब मास नंबर कितना हो गया, देखो 226 माइनस 5 इंटू 4, और बीटा डीके से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम जानते हो ना, बीटा डीके से कोई फर्क पड़ता नहीं है मास नंबर में। अब एटॉमिक नंबर में आ जाओ। एटॉमिक नंबर, अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा आर ए का एटॉमिक नंबर बेटा कितना था है, मैं जेड मान लेता हूँ, मुझे याद नहीं है, जेड मान लेता हूँ। अब 5 अल्फा डीके हुए तो इसका मतलब 5 इंटू 2 आ गया, और 4 बीटा डीके हुए, ठीक है, 4 बीटा डीके हुए तो 4 एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, क्यों, +4 इंटू 1, ये हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो निकल के आ रहा है ये तो आ रहा है 206,
और ये z की वैल्यू अगर रखोगे तो ये निकल के आएगा 82 आ रहा होगा। तो इसके आंसर के अकॉर्डिंग कह दे रहा हूँ कि ये जो बना ये क्या बना, PB 82 और 206। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 अल्फा डीके हो रहे हैं और 4 बीटा माइनस डीके हो रहे हैं। अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है, और बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता और सॉरी मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और एटॉमिक नंबर एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद बी पार्ट में ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो तुमसे कहता है कि कितने अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल्स वो निकले। ये भी कई किए होंगे तुमने कि मान लो n अल्फा पार्टिकल निकले और m बीटा पार्टिकल्स निकले मान लो, तो सुनो कितना हुआ, 238 माइनस n टाइम्स अल्फा, ये 206 होना चाहिए। क्यों, एक तो ये आ गया, और अब u का एटॉमिक नंबर मेरे को याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ z, लिख दे रहा हूँ z माइनस सॉरी n टाइम्स 4 होगा बेटा, n टाइम्स 4 माइनस n टाइम्स 2 प्लस m टाइम्स 1, ये कितना होना चाहिए, ये 82 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, ये 82 आ गया, यहां से m और n फाइंड कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, बस लिख दे रहा हूं वैसे। क्यों, अल्फा डीके से क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 कम होता है और मास नंबर 4 कम होता है, और बीटा माइनस डीके से मास नंबर अनचेंज रहता है और एटॉमिक नंबर एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। स्टेशनरी ये है PO 210 और इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो तुम्हें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस निकालनी है, और आपसे कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी लिबरेटेड इन दिस डीके इज अकाउंटेड बाय द रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो सुनो, ये तो रेस्ट पे था पहले, यहां से एक निकला He4 और इसकी काइनेटिक एनर्जी के अल्फा लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये 5.77 दे रखी है, और ये डॉटर न्यूक्लियस निकला, और ऑब्वियस सी बात है उसका मास नंबर 206 होगा। क्यों, इसका मतलब लेड हो गया एक तरीके से, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो कि डॉटर है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना मोमेंटम इधर होगा उतना ही मोमेंटम इधर होगा ना, द पी अल्फा और पी डॉटर न्यूक्लियस वो इक्वल होना चाहिए, पी अल्फा इक्वल टू पी डॉटर होना चाहिए, और पी अल्फा कितना होगा, √2 के अल्फा इंटू इसी का मास 4 इक्वल टू √2 के डॉटर इंटू 206, राइट।
तो यहां से के डॉटर निकाल लो। अच्छा, के डॉटर निकाल के फिर हाफ एम डॉटर और वी डॉटर का स्क्वायर करके वी डॉटर भी निकाल लेना। ये हो गया। और एक से तुमसे और पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है उसका कितना फ्रैक्शन डॉटर के पास आया है। मतलब वो लेड बनेगा डॉटर, तुम अगर देखोगे तो ये कौन सा बनेगा बेटा, ये जो है ये लेड बनेगा। क्यों? PB206 ये बनेगा। तो कितना डॉटर के पास आया है? तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन कितना होगा देखो, के डॉटर अपॉन के टोटल, और के टोटल में कितना आ जाएगा फिर, के डॉटर अपॉन के डॉटर प्लस के अल्फा। ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। PO210 वो ब्रेक हो रहा है हीलियम और लेड में, और तुम्हें अल्फा पार्टिकल की, हीलियम कौन था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो मोमेंटम कंजर्व करके तुम डॉटर न्यूक्लियस या फिर लेड की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो और स्पीड भी निकाल सकते हो। और उसके बाद पूछ रहा है कि जो भी टोटल एनर्जी रिलीज हुई है उसका कितना फ्रैक्शन डॉटर के पास है। तो फिर वो हो जाएगा के डॉटर अपन के टोटल, ये हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1 मिलीग्राम है, PO210 है। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कह रहा, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और मीन लाइफ टाइम पीरियड में। अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 5.3 MeV है और all daughter nuclei are formed directly in the ground state, ये कह रहा है तुमसे। सबसे पहली बात तो वही आपने नंबर्स निकाल लिए। नंबर्स कितने हो गए देखो, 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम अपॉन 210 किया तो ये ग्राम मोल हो गया, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 किया। तो इसका मतलब इतने न्यूक्लियाई थे हमारे पास, न्यूक्लियाई आइटम्स ये कह लो इतने हैं। अब तुम्हें 1 मीन लाइफ टाइम में, ठीक है, 1 मीन लाइफ टाइम में डिके कितने हुए ये निकालने पड़ेंगे। तो एन डिके कितना होगा बताओ, जो है एन डिके होगा N0 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये होगा। और टाइम तुम्हें कितना दिया हुआ है, मीन लाइफ टाइम, तो 1 अपॉन लेमडा कर देना। और एक अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 5.3 MeV है, समझ ना, 5.3 MeV है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, जो है टोटल जो एनर्जी रिलीज होगी वो कर दोगे जो नंबर्स डिकेड हुए इंटू 5.3 MeV, इतना आ जाएगा बस। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन इसको फिर मेगा जूल में कन्वर्ट कर देना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने नंबर्स निकाल लिए, उसके बाद एक मीन लाइफ में कितने डिके हुए वो आपने फाइंड कर लिए, और एक अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तुम्हें 5.3 MeV दे रखी है। तो इसका मतलब टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अगर आपको ये देखना है कि टोटल कितनी हीट जनरेट हुई, तो उसको क्या करोगे, एनडी को क्या करोगे 5.3 MeV से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कर, ठीक।
अच्छा, तुम एक चीज देख सकते हो ना, तुम ये सोच सकते हो कि इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसके पास भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं डॉटर के पास, लेकिन वो बड़ी नेग्लिजिबल होगी ना। जैसे इसके पहले वाले पार्ट में देखो, ये काफी हद तक सेम है ना बेटा, जो है पहले वाले पार्ट में देखो ये बहुत ही कम है फ्रैक्शन, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। जैसे अगर तुम कहो कि भाई इसमें डॉटर के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी और अल्फा पार्टिकल के पास भी आएगी, अल्फा पार्टिकल का मतलब He4 कह लो जो है, तो वो फ्रैक्शन तुम देख रहे होगे डॉटर के पास बहुत ही नेग्लिजिबल आ रहे थे, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। वही अल्फा डी के दे रखा है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर तुम देखोगे ना तो यही चल रहा है बेटा, जो है 3-4 क्वेश्चन में यही चल रहा है, PB210 PU सॉरी, ये PB206 प्लस He4, तो पिछले 3-4 क्वेश्चन में यही चल रहा है अगर तुम देखोगे, ये है ये वाली इक्वेशन, और ये है अल्फा पार्टिकल, और इसको मैं डॉटर न्यूक्लियस कह रहा था, समझ ना, पिछले 2-3 क्वेश्चन में इसको कह रहा था डॉटर न्यूक्लियस, ये कह रहा था। और दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट थे, क्यों? दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट थे, तो वहां से तुमने डॉटर की क्या निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, और टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन उसके पास है, वो काफी कम आ रहा था, 0.02 के आसपास आ रहा था ये। अब फिर से उसी पे चलते हैं। अल्फा डीके है इस न्यूक्लियस का, emission of two groups of alpha particles with kinetic energies 5.30 and 4.5 MeV, and daughter nuclei are formed in ground state and excited state. Find the energy of gamma radiation emitted by the excited. इसका देखो, इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे ना ये PO 210 है, इससे दो अलग अलग तरीके से, मतलब PB206 ये ग्राउंड स्टेट में रिलीज हुआ, और ऑब्वियस ही बात है प्लस अल्फा पार्टिकल तो निकला ही है, और एक पीबी आ रहा है PB206, ये एक्साइटेड में आ रहा है, और प्लस अल्फा पार्टिकल तो है ही है। अब इसमें जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है वो 5.3 MeV आ रही है, और इसमें जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आ रही है वो 4.50 MeV आ रही है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, मतलब 0.8 MeV, वो अभी इसके पास है ना, देखा जाए तो 0.8 MeV इसके पास है, ये हो गया। अब ये बताओ कि जब ये एक्साइटेड वाला ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, ये बताओ जब ये ग्राउंड स्टेट पे जाएगा तो फिर 0.8 MeV का गामा रेडिएशन नहीं होगा, बताओ जो है, बस उसी पे बेस्ड है, ये गामा रेडिएशन होगा। तो गामा रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, देखो 0.8 MeV है। आई थिंक समझ में आया होगा। PO210 दो टाइप से अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। फर्स्ट केस में PB206 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, दूसरे में PB206 एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। पहले में अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5.3 MeV है, दूसरे में 4.50 MeV है। इसका मतलब इन दोनों का जो गैप है 0.8 MeV, वो ऑब्वियस सी बात है पीबी की एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है
बेसिकली उसके इक्वल है, ये कह लो आप। तो जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.8 MeV का क्या करेगा बताओ, गामा रेडिएशन करेगा। बस हो गया, ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें ना मीन फ्री पाथ दे रखा है अल्फा पार्टिकल का, और ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ। अल्फा पार्टिकल के मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला दे रखा है, और यहाँ पे V0 इतना दिया हुआ है। ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ध्यान रखना। और अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है। तो तुम्हें मीन फ्री पाथ लेंथ निकालनी है पहले पार्ट में। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो वहां से स्पीड निकाल लो, बस हो गया। फाइंड स्पीड V0 और उसके गिवन फॉर्मूले में रख दो, पुट इन गिवन फॉर्मूला। तो वहां से तुम्हें R निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अल्फा पार्टिकल का मीन फ्री पाथ R का एक फॉर्मूला दिया हुआ है उसके स्पीड के साथ लिंक करके, और तुम्हें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो मीन फ्री पाथ निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी से पहले स्पीड निकाल लो, और उस स्पीड को गिवन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वहां से तुम्हें मीन फ्री पाथ पता चल गया। अब चलते हैं बी पाथ। एवरेज नंबर ऑफ आयन पेयर्स फाउंड by the given alpha particle over the whole path are as well as first half, assuming the ion pair formation energy to be equal to इतना। अब देखो इसमें पहला पार्ट है, अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है और एक आयन पेयर फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब कितने आयन फॉर्मेशन हुआ होगा बताओ। n इक्वल टू कितना रहा होगा बेटा, जो है n इक्वल टू रहा होगा, तुम्हारे पास टोटल 7 MeV है और एक में 34 EV। 34 EV को MeV में कन्वर्ट कर देता हूं, इसका मतलब 10 टू द पावर -6 MeV। ये आंसर आ जाएगा। बस एक बार दोबारा सुन लो, अल्फा पार्टिकल के पास 7 MeV एनर्जी है और बीच में आयन फॉर्मेशन हो रहा है कुछ, और उसमें जो एनर्जी दे रखी है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो इसका मतलब कितने नंबर्स आयन पेयर फॉर्म हुए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 7 MeV को आपने एक आयन पेयर फॉर्मेशन में जो एनर्जी हुई है उससे डिवाइड कर दिया। अब दूसरी बात, आपसे कहता है कि जब वो R/2 तक आ गया है तो उसमें कितने आयन फॉर्म हुए होंगे। तो आप देखो क्या करो, जो फॉर्मूला है उसमें R की जगह R/2 रख दो, पुट R/2। R हम निकाल चुके होंगे, ध्यान रखना बेटा, कितना टोटल R कितना था वो निकाल चुके होंगे हम, ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। देखो जैसे ये निकाल चुके हैं 6.1 सेंटीमीटर, तुमने R/2 रख दिया और यहां से V0 फाइंड कर लो, और यहां से फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। उसके बाद ये निकाल लो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, समझ गए ना। उसके बाद निकालो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, और लास्ट में नंबर्स कितने हो जाएंगे बताओ, जो है ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी
MEV में कह लो, और एक पेयर फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी हो रही है? 34 इंटू 10⁻⁻⁶ MEV इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। अल्फा पार्टिकल का मीन फ्री पाथ और उसकी वेलोसिटी v0 में एक रिलेशन दिया था, और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी। तो पहला पार्ट तो सिंपल था कि मीन फ्री पाथ कितना होगा, मीन पाथ लेंथ कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकाल लो v0 और गिवन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से r निकल जाएगा जो 6.1 सेंटीमीटर आ रहा है। अब दूसरे में क्या कहता है? दूसरे में कहता है कि बीच बीच में ना आयन पेयर फॉर्मेशन भी हो रहा है, और उसकी एनर्जी तुम्हें दे रखी है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 34 इंटू 10⁻⁻⁶ MEV। तो उसके पहले पार्ट में तो क्या है कि पूरा जब खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब पूरी 7 MEV एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो कितने आयंस फॉर्म हुए होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 7 MEV अपॉन एक पेयर में कितनी एनर्जी निकलेगी वो कह लो। दूसरा वाला पार्ट वो था कि हाफ मीन पाथ लेंथ पे तुम स्पीड निकाल लो पहले गिवन फॉर्मूले से, फिर वहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर ये निकाल लो कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, क्योंकि इनिशियली 7 MEV थी, और लास्ट में जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी MEV में रख दो और अपॉन कर दो 34 इंटू 10⁻⁻⁶ MEV। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एटॉमिक मासेस आपको टेबल्स से लेने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बीटा पार्टिकल्स की BE10 से, and the corresponding kinetic energy of recoiling daughter nuclei formed directly in the ground state। तो सुनो, तुम इक्वेशन ये जानते होगे ना, BE10, इससे बनेगा B11 प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये है। अब सुनो, इनिशियली तो रेस्ट पे था, अब तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकालनी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब आएगी जब ये वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। समझ में आ रहा है ना? बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब आएगी जब एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये इधर को P1 मोमेंटम लेके चला गया और K1 काइनेटिक एनर्जी लेके निकल गया, तो फिर ये इधर को P2 मोमेंटम लेके गया होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में तो चलो डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मान लो इसकी K2 हो गई होगी, क्यों? ये हो गया। अब सिंपल सी बात है कि P1 और P2 इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब √2K1M1 इक्वल टू √2K2M2। मासेस आप टेबल से ले सकते हो, एक तो इक्वेशन ये बन गई बेटा, ये हो गया। दूसरा, अब जो मास डिफेक्ट होगा उसको 931.48 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई MEV वगैरह में चलेगा। मतलब जो मास डिफेक्ट होगा इंटू 931.48 कर दोगे, ये K1 प्लस K2 के इक्वल आ जाएगा, क्यों? तो यहां से तुम K1 और K2 निकाल लेना।
और ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुमसे कहा कि K1 यहाँ से क्या निकल के आएगी, जो भी निकल के आएगी वो मैक्सिमम निकल के आएगी, बिकॉज मैंने एंटी न्यूट्रिनो के पास माना है कि कोई भी एनर्जी नहीं है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। टेबल से आपको मासेस हर किसी के निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मासेस आपको दिए हुए EME में निकाल दो। दूसरी बात, बीटा डिके हो रहा है, तो बीटा डिके की ये इक्वेशन बनेगी, ये तुम जानते होगे। अब तुम्हें बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मैंने कहा मैक्सिमम तब होगी जब एंटी न्यूट्रिनो को तुम रेस्ट में मारोगे, मतलब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, तो दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो वहां से √2k1m1 इक्वल टू √2k2m2 होगा। एक तो इक्वेशन ये बनी। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि मास डिफेक्ट को 931.48 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? वो K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड, और तुम्हें याद होगा एनर्जी रिलीज, जब बिल्कुल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई वो ग्रेटर होना चाहिए मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। क्यों? या कह लो मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होना चाहिए मास ऑन राइट हैंड साइड। इसका मतलब जब तुम मास डिफेक्ट निकालोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो ये आएगा मास लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास राइट हैंड साइड, ये हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हीट निकालनी है, ठीक है, एक दिन में निकालनी है। बीटा माइनस डीके चल रहा है Na24 से, और इसका मास इतना दिया हुआ है, ठीक। और बीटा पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड टू possess an average kinetic energy equal to 1/3 of highest possible kinetic energy of given decay, हाफ लाइफ ये दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी ना बीटा पार्टिकल की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा निकाल ली थी। क्यों? उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे Na24 है, बस ये ध्यान रखना, ये निकाल ली थी, और इसको हमने K1 कहा था, ये पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लेनी है वो उसकी 1/3 लेनी है, मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो K1/3 लेनी है। पहली बात, एक बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ऑफ वन बीटा पार्टिकल। एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अब तुम्हें 1 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब 10⁻³ ग्राम, इसको 24 से डिवाइड किया तो ग्राम मोल, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर्स पता चल गए, एटम्स के कह लो या न्यूक्लियाई के कह लो, ये हो गए। ये भी क्लियर है। और तुम्हें हाफ लाइफ दे रखी है 15 आवर्स, तो फिर लैम्डा भी निकाल सकते हो, ln2/T12। ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक दिन में तुम निकालो कि कितने डिके हुए, समझ गए ना। एक दिन में जो डिके होंगे एन डी वो कितना होता है बताओ, जो है N0 1 - e⁻⁻λT, ये नंबर्स डिकेट हो जाता है। यहाँ पे T को 1 डे रखोगे,
और एक बीटा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है k1/3, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो गई बताओ जो है, टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई या जिसको ये हीट कह रहा है वो सीधी सी बात है ND इंटू k1/3 ये हो जाएगा वैसे। इस क्वेश्चन में भी बीटा डीके दिया हुआ है लेकिन वो Na24 से दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हम बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके थे एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी को 0 लेके, वही करो। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है उसकी 1/3 आ रही है एवरेज, तो k1/3 ले ली। अब मास दिया था, वहां से हमने नंबर्स निकाल लिए कितने एटम्स या कितने न्यूक्लियाई हैं। हाफ लाइफ दी थी तो वहां से लैम्डा निकाल लिया, और एक दिन में कितने डिके होंगे वो हमने निकाल लिए n0 1 - e - λt से। तो इसका मतलब हीट जनरेशन कितना होगा, जितने डिके हुए इंटू k1/3 ये कह या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अल्फा पार्टिकल है और इसकी काइनेटिक एनर्जी ये दे रखी है, Li6 से टकराता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल न्यूक्लियस निकालनी है इफ एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ टू पार्टिकल्स इज 60 डिग्री। तो सुनो, ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तुम्हें, और ये Li से टकरा रहा है। अल्फा का मतलब He4, हाँ ध्यान रखना, और Li का मतलब Li6। और ये दोनों के दोनों फिर 60 डिग्री पे डाइवर्ज हो जाते हैं। ये अल्फा कह लो, ये Li कह लो, ये इधर को और ये इधर को। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन भी दे रहा है बेटा, ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन भी दे रहा है। और ये K1 कह लो और ये K2 कह लो, इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम्हें देखो K2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K अल्फा दे रखी थी और वो Li से इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, और कोलिजन के बाद दोनों 60 डिग्री पे डाइवर्ज हो जाते हैं। तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल न्यूक्लियस ये निकालना है, ठीक है ना, रिकॉइल न्यूक्लियस, इसकी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो एक्चुअल में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, सही पूछते तो ये सेंटर ऑफ मास में जो कोलिजन वगैरह पड़ता है ना उसका क्वेश्चन है। जैसे इलास्टिक कोलिजन में एक तो देखो काइनेटिक एनर्जी का अंदर रहेगी, तो एक तो तुम लिखोगे K अल्फा इक्वल टू K1 + K2, एक तो ये लिखोगे। दूसरा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब समेशन P इनिशियल और समेशन P फाइनल ये इक्वल होगा। अब P इनिशियल कितना होगा देखो, √2 K अल्फा M अल्फा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, √P1² + P2² + 2P1 P2 cos 60 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब वो एक अलग बात है कि P1 की वैल्यू कितनी रही होगी बताओ जो है, P1 की वैल्यू रही होगी √2 K1 M अल्फा, और P2 की वैल्यू कितनी रही होगी, √2 K2
MLI इतनी रही होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन कम और ये कोलिजन का क्वेश्चन ज्यादा है। इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो एक तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है और एक तुम्हें टोटल मोमेंटम को कंजर्व करना, बस हो गया। केवल मासेस तुम्हें यहाँ से लेने होंगे टेबल वगैरह से, तो उसके लिए तुम कह सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स की प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज ये कोलिजन की ज्यादा प्रॉब्लम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी वही कोलिजन की है, देखो न्यूट्रॉन है, स्टेशनरी न्यूट्रॉन से टकराता है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर न्यूट्रॉन का मास मैं m ले रहा हूं मान लो, तो फिर न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 2m ले सकता हूँ, ध्यान से देखना। और न्यूट्रॉन रेस्ट पे था, इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन टकराता है पहले और राइट एंगल्स पे टकराता है, तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन निकालना है। लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन, तो सुनो ये न्यूट्रॉन था, पहले पार्ट में हेड ऑन टकरा रहा है, ये मान लो V से आ रहा है और ये न्यूट्रॉन से टकरा है। तो तुम्हें याद होगा ना हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हम बेटा V1 डैश और V2 डैश की इक्वेशंस पढ़ते हैं। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में ये हम पढ़ते हैं। तो एनीवे खैर मुझे कोलिजन के बाद मेरे को V न्यूट्रॉन डैश निकालना है। V न्यूट्रॉन डैश, तो मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन का मास माइनस ड्यूट्रॉन का मास अपॉन टोटल मास इनटू न्यूट्रॉन की वेलोसिटी, क्यों ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स ड्यूट्रॉन का मास अपॉन टोटल मास इनटू ड्यूट्रॉन की वेलोसिटी, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया -2/3, क्यों -1/3 सॉरी, -V/3। -V/3। अब सुनो, अब स्पीड रह गई हाफ, सॉरी 1/3। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी रह गई होगी वो 1/9 रह गई होगी ना। तो इसका मतलब कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया होता जो है, देयरफॉर जो लॉस हो गया होगा वो आ गया होगा 8/9 फ्रैक्शन हो गया होगा, बस हो गया नहीं है, इतना हो गया होगा। और ये रफली 0.89 के इक्वल होगा। अगेन ये भी कोलिजन की ज्यादा प्रॉब्लम है। न्यूट्रॉन का मास m लिया, ड्यूट्रॉन का मास 2m लिया, न्यूट्रॉन स्टेशनरी न्यूट्रॉन से टकरा रहा है, तो तुमसे कहता है कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगी वो कितना फ्रैक्शन लॉस होगी। तो वहां पे हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में V1 डैश और V2 डैश की इक्वेशंस बनाते थे, तो यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन की वेलोसिटी निकाली कोलिजन के बाद कितनी होगी, वो -V/3 आ रही है। तो स्पीड 1/3 रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी 1/9 रह गई, तो लॉस कितना हो गया 8/9। अब तुमसे कहता है कि राइट एंगल पे चली जाती है। अब दूसरे में देख लो, न्यूट्रॉन मान लो K एनर्जी लेके आ रहा है, फिर मैंने तुमसे कहा कि 90 डिग्री पे चले जाते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गए, और ये ड्यूट्रॉन आ गया। ये मान लो K1 से चला जाता है और ये K2 से चला जाता है। अब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ,
लेकिन हेड ऑन कोलिजन दिया हुआ है, मतलब सॉरी इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक तो निकलेगा K इक्वल टू K1 प्लस K2, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा, इसका मोमेंटम मान लो P है, इसका मोमेंटम मान लो P1 है और इसका मोमेंटम P2 है, तो ये बताओ P की जो वैल्यू होनी चाहिए वो अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होनी चाहिए ना। नहीं है, P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिकॉज 90 डिग्री पे ध्यान रखना, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। यहाँ पे जो P आएगा वो आएगा √2 KM P1 √2 K1M, और जो P2 निकल के आएगा वो √2 K2, आएगा, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से तुम K1 को K के टर्म्स में फाइंड कर लो, फाइंड K1 इन टर्म्स ऑफ K। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो K1 की वैल्यू मान लो अल्फा टाइम्स K हो जाती है, तो मुझे लॉस का फ्रैक्शन निकालना है। क्यों फ्रैक्शन लॉस निकालना है, तो ये बताओ फ्रैक्शन लॉस कितना होगा बेटा, जो है फ्रैक्शन लॉस होगा, शुरू में K था, अब अल्फा K रह गया, अपॉन ओरिजिनली K था, तो फ्रैक्शन लॉस इतना हो गया, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा आएगा आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करोगे और एक मोमेंटम कंजर्व करोगे, 90 डिग्री पे दिया हुआ था, तो K1 को तुम K के टर्म्स में निकाल लोगे, और मैंने तुमसे कहा मान लो वो अल्फा K आ जाता है, तो लॉस का फ्रैक्शन निकालना था, तो लॉस पहली बात तो कितनी, शुरू में K था, बाद में अल्फा K आ गया, अपॉन ओरिजिनली K था, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा आएगा, आंसर जो आएगा 1 माइनस अल्फा है। ये कह, तो ये एक दो प्रॉब्लम्स कोलिजन की ज़्यादा थी और मॉडर्न फिजिक्स की कम थी, मासेस लेकिन आपको डेफिनेटली देने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो तुमने फॉर्मूले में ही पढ़ा होगा, तुम्हें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये दे रखा है 1.3, ए की पावर 1/3, इतना फर्मी दे रखा है, लेकिन ध्यान यहाँ पे ए मास नंबर है, एक तो तुम्हें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है। देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो आ गया ए, मतलब मास नंबर हो गया, और ये कितना हो गया बताओ, 4/3 पाई, आर क्यूब आ गया ना, नहीं है 4/3 R³ तो R³ कितना आ गया बताओ, जो है ये हो गया 1.3 का क्यूब इंटू ए, खैर एनीवे ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, फिर उसमें यूनिट्स वगैरह सब चेंज करोगे, अभी प्रॉपर यूनिट रखोगे, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा, पहले तो ये हो गया क्या, दूसरा दूसरा तुमसे कहता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब सुनो, ये आई थिंक मेरे ख्याल से 10⁻17 ऑर्डर की आती है, एनीवे एक बार देख लेना कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी आती है ना, मेरे भी ये शायद प्रिंटिंग एरर है, एनीवे चलो इसी को वैल्यू मानते हुए चलता हूँ।
तो एक बात बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 इंटू 10⁻11 kg इतना मास है ना। नहीं हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका मतलब इतना मास है कह लो जो है। ठीक, अब तुम क्या करो कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और दोनों को हम न्यूक्लियन कहते हैं ना, अगर तुम देखोगे तो न्यूक्लियन कहते हैं, क्यों? तो इसका मतलब मास ऑफ न्यूक्लियन ये हो गया। इसको भी तुम केजी में कन्वर्ट कर दो, जो भी मास होगा उसको केजी में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर सेंटीमीटर फिर क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, ये बताओ जो है। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर सेंटीमीटर क्यूब वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻11 अपॉन ये जो तुमने मास इन केजी लिखा होगा, मास इन केजी जो भी एक न्यूक्लियन का लिया होगा, मास इन केजी ऑफ 1 न्यूक्लियन। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्यों? एक बार दोबारा सुन लो, ये तो तुम पढ़ते भी होगे कि रेडियस और मास नंबर में ये रिलेशन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर लग रही है आंसर में, क्योंकि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर की होती है। तो एक बार चेक कर लेना। तो अगर मुझे न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां पे ए हो गया मास नंबर, उसको लेकिन सब केजी वगैरह में कन्वर्ट करोगे ना, ध्यान रखना बेटा, जो फर्मी को फिर मीटर वगैरह में उसमें कन्वर्ट करोगे। और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो वहां से डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद तुमसे कहता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे। तो डेंसिटी से हमें पता चला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 2 इंटू 10⁻11 kg है। फिर तुम एक न्यूक्लियन का मास केजी में निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो, तो वहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो सिंपल है, आपको ना इसमें एक्स निकालना है। क्या होगा, एक प्रोसेस दे रखी है, तो जैसे मैं ये बता देता हूँ उससे कर लेना। इसका मतलब ये होता है ना, देखो B10 प्लस एक्स क्या हो, इक्वल टू एल्फा का मतलब He4 प्लस Be8। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये, इसका मतलब 2 आएगा, क्यों? नहीं है, ये 2 आएगा। और 2 किसका मास नंबर होता है बताओ, ये ड्यूट्रॉन का होता है ना। तो बस हो गया, ड्यूट्रॉन आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं बेटा जो है, कि B10 प्लस एक्स का मास नंबर कितना है, इक्वल टू एल्फा का मतलब हो गया He4 प्लस Be8 आ गया, क्यों? Be8 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 दिख रही होगी तुम्हें, तो वो ड्यूट्रॉन हो जाएगा। इसी टाइप से बाकी को देख लेना, बस हो गया। तुम्हें एक्स निकालना, हर जगह पे एक्स की वैल्यू निकालनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मासेस ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा बड़ा वो है, इसको देखते हुए चलना। मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन O16 न्यूक्लियस, ये दे रहा है जो है। तो देखो पहला पार्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे ना फिर।
नहीं बताओ, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी बताओ, जो है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। क्यों? ये तो मास डिफेक्ट आ गया, नहीं है, ये तो मास डिफेक्ट आ गया, AMU में लिख लेना, इंटू 931.48 कर देना, अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब 16 से डिवाइड कर देना। क्यों? ये होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? आपको O16 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है। तो पहली बात तो आप मास डिफेक्ट निकालोगे EMU में, उसको 931.48 से मल्टीप्लाई करोगे और 16 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना बेटा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इन B11 न्यूक्लियस। तो इसका पहला पार्ट देखो, जैसे इसका मतलब तुम्हें B11 को ब्रेक करना है, ठीक है? मेरे ख्याल से BE आता होगा ना, आई थिंक। जो है यहाँ पे क्या आता है बेटा, जो है जो भी है, चलो ये देख लेना। हाँ, एक तुम्हें न्यूट्रॉन लेना है प्लस X लेना है। देख लेना ये X क्या चीज होती है, 10 है बेटा। जो है इसमें तुम्हें न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ये निकालनी है। तो इसका मतलब तुम्हें इसको ना ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना, इसको तुम्हें ब्रेक करना है बेटा। जो है इसमें इसका मतलब एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, समझ गए ना? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस होगा वो ग्रेटर देन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस होगा। और तुम्हारा जो आंसर आएगा फिर वो आएगा मास ऑफ डॉटर मास ऑफ पेरेंट इंटू 931.48। वो देख लेना एक्स क्या चीज आएगी बेटा। जो है तो मासेस वगैरह सब दिए होंगे। दोबारा सुन लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है बेटा, जो है कि तुम्हें B11 में न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, मतलब एक तरीके से इसको ब्रेक करना है, समझ ना? तुम्हें न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और बाकी उसमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी बल्कि देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी देनी होती है तो ड्यूट्रॉन का मास, सॉरी, डॉटर न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस के। तो तुमने दोनों का डिफरेंस देखा, 931.48 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी टाइप से हीलियम में हो जाएगा फिर दूसरा, B11, ये He4 प्लस एक न्यूक्लियस देख लेना कौन सा बन रहा है, वाई, मेरे ख्याल से Li7 बनेगा, देख लेना जो भी है, ठीक है? ये 7 हो गया। तो अगेन मैंने कहा कि क्या होगा, MD, ये पेरेंट से ज्यादा मास होगा, और फिर वही तुम MD माइनस M पेरेंट करोगे, लेकिन वो सब EMU में आएंगे, ध्यान से रखना, मास इंटू 931.48। अब इतना ME भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसका मास ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें। अब चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट भी हुई है, एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो बस हो गया फिर, क्या जो है नहीं है, एनर्जी रिक्वायर्ड और सेपरेशन ऑफ O16 इंटू 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसका मतलब O16 को तुम्हें 4He4 में ब्रेक करना है। अगेन मैंने आपसे कहा डॉटर का पेरेंट से ज्यादा मास होगा, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना। वैसे मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया है
कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो पेरेंट का मास ज्यादा होगा, लेकिन पेरेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। और अगर तुम्हें ब्रेक करना है या एनर्जी देनी है, समझ गए ना, ब्रेक करना है या एनर्जी देनी है तुम्हें, तो फिर उल्टा होगा, डॉटर का मास ज्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट पे कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से देखो वही आ रहा है ना कुछ ऐसे, एनर्जी रिक्वायर्ड कह रहा है, सेपरेशन ऑफ Ne20 इंटू 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड इतना। और इसमें तुमसे कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी इसकी, देखो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ne20 ये 2He4 प्लस C12 इसमें हो रहा है। और एनर्जी रिक्वायर्ड कह रहा है, ध्यान से देखना, एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, रिक्वायर्ड पूछा हुआ कितना होगा। तो अगर इधर टोटल बाइंडिंग एनर्जी E पेरेंट है और इधर टोटल बाइंडिंग एनर्जी मान लो E डॉटर है, तो मैंने आपसे कहा था ना अगर एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है तो E पेरेंट वो बड़ी होगी E डॉटर से, क्यों नहीं है, ये बताया था E पेरेंट बड़ी होगी E डॉटर से, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड है कह लो। और जो तुम्हें रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी कितनी होगी, E पेरेंट माइनस E डॉटर, क्यों, ये हो गया। अब जरा E पेरेंट देख लो कितना आ रहा है, देखो इसकी पर न्यूक्लियन 8.03 है, तो इसका मतलब हो गया 20 इंटू 8.03। अब इस पे आ जाओ, अल्फा पार्टिकल की 7.07 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखो ये 8 है, ध्यान रखना बेटा, टोटल मिला के 8 होगा, तो ये होगा 8 इंटू 7.07। और C12 की पर न्यूक्लियन 7.68 है, तो इसका मतलब प्लस 12 इंटू 7.68, इतना आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ही दे रखा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको तुम्हें ब्रेक करना है, और जो अपने आप ब्रेक हो रहा है तो फिर उसमें एनर्जी रिलीज होगी, समझ ना, इसमें तो तुम्हें ब्रेक करना है, और जो अपने आप रिलीज हो रहा है, अपने आप ब्रेक हो रहा है, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अगर तुम्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट की ज्यादा होगी, लेकिन मास डॉटर का ज्यादा होगा, ध्यान रखना। इसमें जो मास आएगा वो डॉटर का ज्यादा आएगा मास पेरेंट से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एटॉमिक मास यूनिट्स ऑफ Li एटम whose न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी इतना। अब ये उल्टा चल रहा है, आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और तुम्हें मास निकालना है बेटा जो है, तो फिर वही आ गया, देखो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये कितनी होगी, सुनो, ये तुम्हें 41.3 दे रखी है, क्यों, और ये कितनी होनी चाहिए जरा बताओ, जो है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Li, क्यों, और इन सबको लेकिन AMU वगैरह में रखोगे इंटू 931.48। ये कर देना, यहाँ से मास ऑफ लिथियम ये निकालना था तुम्हें, क्यों, ये हो गया, so, बाकी सब दिया होगा, ये ए पार्ट आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तुम्हें टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और न्यूक्लियस का मास निकालना है। अब दूसरा भी वही है, बस तुम्हें यह है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है और कुछ नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो इसका मतलब बी पार्ट में कितना हो जाएगा, देखो बी पार्ट में हो जाएगा 10 इंटू
6.04, बस इतना और हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वही Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ C10 इस न्यूक्लियस का, और ये सब AMU में रखोगे इंटू 931.48 ये कर दोगे। क्यों? और अब के तुम्हें ये वाला मास निकालना है, ये मास फाइंड करो। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर तुम्हें मासेस दिए में और टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो तुम वही मास डिफेक्ट निकालो, उसको 931.48 से मल्टीप्लाई कर दो, और तुम्हें अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है तो उसको फिर मास नंबर से भी डिवाइड कर दो। और कभी कभी क्या होगा कि आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और फिर तुम्हें मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, इक्वेशन सेम रहेगी। ये हो गया, मतलब ये हो गया ना फॉर्मूला इन सारे क्वेश्चंस में। ये हो गया, देखो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? और ये सब AME में होंगे इंटू 931.48 कितना कर दो, ये MEB में। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है तो फिर उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ। देखो इसकी एनर्जी E1 दे रखी है, इसकी एनर्जी E2 दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, इसकी E3, इसकी E4। तो अगर आपको एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है, ये ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो तुम E डॉटर माइनस E पेरेंट निकालते हो। समझ गए ना? अगर तुम्हें एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो E डॉटर माइनस E पेरेंट निकालते हो। इसको कई बार हम Q वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना? इसको Q वैल्यू भी बोला जाता है। तो बस हो गया, डॉटर की कितनी है, E3 प्लस E4 है, और पेरेंट की कितनी है, E1 प्लस E2। तो मेरे ख्याल से सिंपल है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखो U235 जब स्प्लिट होता है तो इतनी MeV एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब 1 किलोग्राम ये स्प्लिट हुआ तो तुम्हें एनर्जी रिलीज निकालनी है। पहली बात तो देखो 1 किलोग्राम का मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 235 से डिवाइड कर दो, तो ये ग्राम मोल हो गए, इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दो, तो इतने एटम्स हो गए। क्यों? एटम्स ऑफ U235। और एक से तुम्हारी 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ गए ना? एक से 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब E टोटल कितनी हो जाएगी बताओ मुझे। E टोटल हो जाएगी, इसको चलो मैं N0 कह देता हूँ, ठीक है। E टोटल हो जाएगी N0 इंटू 200, इतने MeV हो गए। लेकिन आंसर किलो जूल में दिया हुआ है, उसको किलो जूल वगैरह में कन्वर्ट करोगे, ये कर लीजिए। अब एक चीज और भी कह रहा है, देखो मास ऑफ कोल विथ कैलोरीफिक वैल्यू 30 किलो जूल
per gram which is equivalent to that for 1 kg of इतना। अब क्या देखो, 1 ग्राम कोल से 30 kg तुम्हें जो है एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब मास ऑफ कोल कितना होना चाहिए बताओ जो है, मास ऑफ कोल होना चाहिए ई टोटल तुमने जो भी निकाला, ई टोटल इन किलो जूल निकाल लेना और अपॉन 30 किलो जूल। किलो जूल में होगा, इतना हो गया। लेकिन जो यहां से मास ऑफ कोल आएगा वो ग्राम में आएगा, ध्यान रखना बेटा। एक बार दोबारा सुन लो, U235 का 1 kg दिया था तो 10⁻³ ग्राम हो गया। 235 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स बन गए। 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर्स बन गए। और एक न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई बताओ जो है, टोटल एनर्जी हो गई N0 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे लेकिन वो MeV में आई। आंसर तुम्हें किलो जूल में दिया हुआ है। दूसरा तुमसे कहता है कि कोल का 1 ग्राम 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो फिर इतनी एनर्जी रिलीज करने में कितना कोल चाहिए होगा, तो 30 kg से डिवाइड कर देना, ये ये तो ए पार्ट था। अब बी पार्ट क्या देखो, तुम्हें मास ऑफ U235 निकालना है, ठीक। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बम 30 किलो टन टोटल इक्विवेलेंट टू, और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इतना टोटल का ये दिया हुआ है तुम्हें जो है। तो देखो ई टोटल यहां से कितना हुआ बेटा जो है, थर्टी किलो टन, 30 इंटू 10⁻³ इतना टन हो गया। किलो को मैंने टन में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 10⁻³ कर दिया तो इतना केजी हो गया, इंटू 10⁻³ ये ग्राम हो गया। और 1 ग्राम तुम्हें 4.1 किलो जूल दे रहा है, तो इंटू 4.1 इतनी टोटल एनर्जी है किलो जूल। समझ में आया? दोबारा सुन लो, 1 ग्राम ट्रॉटिल से 4.1 kg एनर्जी मिल रही है, 30 किलो टन से कितनी मिलेगी, तो पहले मैंने किलो को 30 किलो टन को टन में कन्वर्ट किया, फिर केजी में कन्वर्ट किया। ये देख लेना 110 कितना होता है, 100 kg के इक्वल होता है, पता किसके इक्वल होता है, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया एक सेकंड ना। हाँ वो करीब करीब 1000, ठीक है। उसको केजी में कन्वर्ट किया, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट किया और 4.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना केजी तुम्हें टोटल हीट है। अब यूरेनियम पे चलते हैं, उसका मास निकालना था तुम्हें। तो मान लो m ग्राम मान लेता हूं, ठीक है, m ग्राम, तो इसका मतलब m/235 इतने ग्राम मोल हो गए, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने नंबर्स हो गए। और एक के स्प्लिट होने से 200 MeV इतनी एनर्जी रिलीज हुई, और इसको कन्वर्ट कर लो इन किलो जूल, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से मास ऑफ यूरेनियम निकालो, बस हो गया, फाइंड मास ऑफ यूरेनियम।
तो ये लेकिन ग्राम में आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वो ग्राम में लिखा हुआ बेटा जो है। मतलब इसके ए और बी पार्ट में क्या है ना, देखो ध्यान से देखो। पहले पार्ट में मैंने यूरेनियम, मैंने नहीं मतलब यूरोप ने, पहले पार्ट में यूरेनियम और कोल को कंपेयर किया हुआ है कि 1 kg, मतलब एक तरीके से 1 kg यूरेनियम, समझ गए ना, वो कितने कोल के इक्वल होगा। मतलब ये है, पहले पार्ट में ये किया हुआ है। और दूसरे पार्ट में उसने क्या किया हुआ है कि 30 किलो टन ट्रोटिल कितने यूरेनियम के इक्वल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके पहले पार्ट में उसने किया हुआ है कि 1 kg यूरेनियम कितने कोल के इक्वल होगा कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। और दूसरे पार्ट में उसने ये किया हुआ है कि 30 किलो टन ट्रोटिल वो कितने यूरेनियम के इक्वल होगा, कितने मास ऑफ यूरेनियम के इक्वल होगा कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। बेसिकली इस पे बेस्ड है क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। उसी टाइप पे फिर बेस्ड है। ड्यूटीरियम से He4 बनाना है। इसका मतलब ये हो गया ना, देखो 2H2, ये He4 के इक्वल हो गया। क्यों? अच्छा, हीट यहाँ पे लिबरेट होनी है, ध्यान रखना बेटा जो है, हीट लिबरेट होनी है। तो इसका मतलब मास किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ जो है, मास होना चाहिए, मास पेरेंट का ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया। अब सुनो, इसका मतलब इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, मास पेरेंट माइनस मास डॉटर, सब एएमयू में आएगा, ध्यान रखना बेटा जो है, इंटू 931.48, 931.48 ये होगा। लेकिन ये तो एक हीलियम एटम की वजह से आ रहा ना, एक हीलियम एटम जब बना, 1 हीलियम He4। आई बात समझ में? ठीक, इसको कुछ भी कह देता हूं मैं, E0 कह देता हूं मान लो। अब दूसरी बात, तुम्हें 1 ग्राम He4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1/4 ग्राम मोल हो गए, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने नंबर्स हो गए। तो इसका मतलब ई टोटल कितना हो गया बताओ जो है, ई टोटल हो गया एन को E0 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और फिर वही कह रहा है कि कितने मास ऑफ कोल के इक्विवेलेंट होगा, समझ गए ना, कितने मास ऑफ कोल के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, इसको एक काम कर लेना, किलो जूल में कन्वर्ट करना है लास्ट में, कन्वर्ट इन किलो जूल, कन्वर्ट इन किलो जूल, ये हो गया। अब तुम्हें मास ऑफ कोल निकालना है, तो मास ऑफ कोल कितना हो जाएगा फिर, मास ऑफ कोल हो जाएगा ई टोटल, ये किलो जूल में आएगा, अपॉन पर ग्राम कोल से तुम्हें कितनी एनर्जी मिल रही है, 30 किलो जूल। क्यों? ये आ जाएगा 30 किलो जूल। लेकिन मास ऑफ कोल तुम्हारा किस में आएगा, यहां से निकालो तो मास ऑफ कोल किस में आएगा, ये ग्राम में है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में एक तरीके से तुमने ये वो कर लिया ना, ये फ्यूजन है बेटा, अगर तुम देखोगे तो ये फ्यूजन है। तो फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको तुमने कोल से कंपेयर किया हुआ है, मतलब कितना कोल चाहिए होगा हमें जो है। नहीं, अगर मैं फ्यूजन रिएक्शन करवाता हूं तो केवल 1 ग्राम हीलियम बनाना मुझे, समझ रहे हैं, 1 ग्राम हीलियम बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए कितने कोल मेरे को चाहिए होगा।
वो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है ना, अगर तुम देखोगे ये आ रहा है बेटा। और पिछले में हमने क्या किया था, फिशन थी, पिछली वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें फिशन था बेटा जो है। तो उसमें हमने क्या किया था, फिर वो कोल से और ट्रॉटिल जो भी था उससे हमने कंपेयर किया था कि कितना मास, ये तो बहुत ज्यादा मास आ रहा है जो है। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो है। और फिर वही वाली चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, तो इसका मतलब पेरेंट का मास ज्यादा हुआ डॉटर से जो है। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मासेस आपको ले लेना है आराम से टेबल से। एनर्जी पर न्यूक्लियन लिबरेटेड कह रहा है, ध्यान से देखना, एनर्जी पर न्यूक्लियन लिबरेटेड। तो लिबरेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा, मास पेरेंट का ज्यादा होगा मास डॉटर से, ये होगा। ठीक, और तुम्हें पर न्यूक्लियन करना था। तो एक बात बताओ, सबसे पहले टोटल जो एनर्जी होगी कितनी होगी बताओ जो है। टोटल एनर्जी होगी मास पेरेंट माइनस मास डॉटर, सब एएमयू में आएगा, ध्यान रखना, इंटू 931.48, इतना एमईवी होगा। क्यों, ये हो गया। लेकिन तुम्हें पर न्यूक्लियन निकालना था, नहीं इसमें निकालना था पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा बेटा जो है, टोटल मिला के देखो 8 न्यूक्लियन आ रहे हैं, तो इसका मतलब पर न्यूक्लियन आ जाएगा ई टोटल अपॉन 8 कर देना, बस हो गया। तो ये तो ए पार्ट आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और कंपेयर द ऑब्टेन मैग्नीट्यूड विद द एनर्जी पर न्यूक्लियन रिप्लेटेड इन सन ऑफ इतना, बी पार्ट में। अब तुम्हें याद होगा कि यूरेनियम के एक फिशन में 200 एमईवी रिलीज हो रही थी, तो इसका मतलब वहां पे कितना होगा बताओ जो है, 200 एमईवी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो गए, 235 आ गए, बस हो गया। तो ये जो आंसर आ रहा है वो 0.85 एमईवी पर न्यूक्लियन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, देखो ये जो प्रोसेस तुम्हें दे रखी है फ्यूजन है ना, फ्यूजन है, और फ्यूजन में तुम्हें इतनी एनर्जी मिल रही है 2.79 एमईवी पर न्यूक्लियन। और U235 वाला फिशन होता है उसमें तुम्हें इतनी मिल रही है 0.85 एमईवी पर न्यूक्लियन। और तुमने पढ़ा होगा कि फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्यों, फ्यूजन में ज्यादा मिलती है, तो यहाँ पे तुम देखो फ्यूजन में तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिल रही है 2.79 एमईवी पर न्यूक्लियन, ये मिल गया, ये हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इसका मतलब पेरेंट का मास ज्यादा होगा, समेशन ऑफ मतलब मास कह लो, ये हो गया। अब ये इस पूरी सीरीज का और मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी इरुडोव की सीरीज कंप्लीट हो गई। एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी है बेटा जो है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था, ई डॉटर माइनस ई पेरेंट निकालना था बस। और पर न्यूक्लियन तुम्हें एनर्जी दे रखी थी Li की और He4 की जो है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डॉटर का कितना हो गया जरा देखो, He4 का है 7.06, तो ये आ गया 8 इंटू 7.06 माइनस पेरेंट का कितना हो गया 7 इंटू 5.60, ये कह लो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो क्या है बेटा जी। अगर तुम्हें एनर्जी रिलीज निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी डॉटर की ज्यादा होगी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ।
मास लेकिन पेरेंट का ज्यादा होगा। और अगर तुम्हें ब्रेक करना है, या तुमसे कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा एनर्जी जब रिलीज होगी तो ये ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज में वो अपने आप ही फिर ब्रेक होगा ना बेटा, ध्यान रखना अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ब्रेक करना है तो उल्टा कर दो, बस हो गया। अब मास ऑफ डॉटर वो ग्रेटर हो जाएगा मास ऑफ पेरेंट, और एनर्जी ऑफ डॉटर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर, ये लेकिन लेस हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। और अगर तुम्हें टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो फिर ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, क्यों, ये हो गया। और एक एनर्जी ऑफ रिएक्शन अगर निकालनी है, एक ये भी टर्म आ रहा था ना, अगर तुमने देखा था एनर्जी ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो फिर तुम्हारा होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। बस ये ध्यान रखना, ये वाली स्लाइड याद रखना कि अगर एनर्जी रिलीज होनी है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डॉटर की ज्यादा होनी चाहिए, मास पेरेंट का ज्यादा होना चाहिए। अगर तुम्हें न्यूक्लियस को ब्रेक करना है या एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है तो उल्टा हो जाएगा, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। और एनर्जी ऑफ रिएक्शन अगर निकालनी है तो फिर हो जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी डॉटर की माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट की। जैसे इस वाले में तुम्हें निकालना था ना, एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी थी, तो मैंने टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट ये निकाला था, समझ गए ना, ये था टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि आपने टोटल बाइंडिंग एनर्जी में ये निकाला, प्रोटॉन को क्यों नहीं कंसीडर किया ना, तुम्हारा ये आ सकता है। तो प्रोटॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है ना बेटा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, समझे ना, प्रोटॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है तो उसमें क्या होगा ये। चलो, ये तुम्हारी इरिडोप की सीरीज पूरी हुई। थैंक यू एंड गुड डे।